नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल एक कहानी जिसका नाम है पाजेब, जिसको लिखा है मनोवैज्ञानिक कहानीकार जैनेंद्र कुमार ने। जैनेंद्र कुमार और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ, इनकी कहानियाँ, इनके उपन्यास बेसिकली मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखे जाते हैं, यानी ये मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। जैसे फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मैंने आपको पढ़ाई, तीसरी कसम उर्फ मारेगे गुलफाम, जिसमें हीरामन 3 कस्में खाता है। एक कसम खाता है कि अब नेपाल से कभी तस्करी का माल नहीं ला दूंगा। दूसरी कसम खाता है हीरामन की अब हम बांस अपनी बैलगाड़ी पर नहीं ला दूंगा। और तीसरी कसम खाता है कि अब कभी नौटंकी वाली को अपनी बग्गी में, अपनी बैलगाड़ी में नहीं बैठाऊंगा। हीराबाई को बैठाता है, प्रेम हो जाता है उससे। तो ये कहानी बेसिकली, जैसे आंचलिक कहानीकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु, ऐसे ही मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं जैनेंद्र कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ। तो ये कहानी बेसिकली पाजेब कहानी, इसको लिखा जैनेंद्र कुमार ने है। तो ये कहानी मनोवैज्ञानिक धरातल पर चलती है, ठीक है। हिंदी गद्य में आपको ये पढ़ना पड़ता है। बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो ये कहानी आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। और बहुत ही बारीकी के साथ हम इस कहानी की समीक्षा करेंगे, यानी कहानी कला के तत्वों के आधार पर हम यह जानेंगे कि ये कहानी कहाँ तक सफल है। इस कहानी का सारांश यानी कथावस्तु, पूरी स्टोरी आपको बताने का प्रयास भी रहेगा इसमें। इसके साथ ही साथ जैनेंद्र कुमार के जीवन परिचय को भी मैं बताऊँगा, चूँकि वहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न और जैनेंद्र कुमार की जो एक प्रकार से कुछ रचनाएँ रही हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में भी आपको बताने का प्रयास रहेगा, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। पाजेब, पाजेब जैसा कि नाम से आपको एक प्रकार से स्पष्ट हो रहा है कि एक पाजेब के बारे में ही कहानी होगी। बेसिकली है पाजेब के बारे में, लेकिन उसके इर्द गिर्द और भी चीज़ें घूमती रहती। जैनेंद्र कुमार की कहानी है। देखिए, जैनेंद्र कुमार का जन्म हुआ था 2 जनवरी की डेट को, 1905 में इनका जन्म होता है। 2 जनवरी को आपका बर्थडे मनाया जाता है, मतलब कि मनाया जाता था, ठीक है, किसका? जैनेंद्र कुमार जी का, यानी 2 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। स्थान कौड़ियागंज पड़ता है, ये अलीगढ़ के आसपास, वहीं पर अलीगढ़ में पड़ता है कौड़ियागंज, वहीं पर इनका जन्म हुआ था जैनेंद्र कुमार जी का। मृत्यु इनकी हो जाती है 1988 में 24 दिसंबर की डेट को, ठीक है। तो यानी मृत्यु 24 दिसंबर 1988। स्थान जन्म का कौड़ियागंज अलीगढ़ में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनका इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी की डेट को 1905 ईस्वी में, ठीक है। ये क्लियर हुआ, यानी जन्म, मृत्यु और स्थान जन्म का, ये 3 से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी खूब पूछे गए। तो यानी अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव भी होती है तो यहाँ से नाना प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। नाना मतलब कि कई प्रकार के प्रश्न, और कई प्रश्न बनेंगे, ठीक है। चले, जैनेंद्र कुमार का पहला कहानी संग्रह कौन सा रहा? कहानी संग्रह आप सभी को पता होगा क्या होता है, विभिन्न कहानियों का संग्रह, जिसमें कई कहानियां संकलित होती हैं, और जो कहानी सबसे बड़ी फेमस होती है उसी कहानी के शीर्षक को एक प्रकार से उस पुस्तक का नाम भी दे दिया जाता है। इसीलिए कहानी संग्रह, उसमें एक कहानी है फांसी नाम की कहानी। फांसी कहानी संग्रह नाम एक प्रकार से फांसी कहानी की वजह से ही दिया गया। 1929 ईस्वी में पहला कहानी संग्रह इनका फांसी शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसने साहित्य जगत में इन्हें प्रसिद्ध कहानीकार बना दिया। एक कहानी संग्रह, पहला कहानी संग्रह जो लिखे, उसी से फेमस हो जाते हैं हिंदी साहित्य में जैनेंद्र जी। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को नया आयाम देने वालों में इनका नाम प्रमुख था। चूँकि इस समय तक 1929 में दबदबा था हिंदी के कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद वो कहानीकार हैं जिन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, 10-12 के आसपास निबंध लिखे। ऐसे निबंधों को लिखा, 900 पेज के उपन्यास, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ऐसे उपन्यास लिखे। पंच परमेश्वर कहानी से शुरुआत करते हैं 1916 में मुंशी प्रेमचंद, और 1936 लास्ट कहानी लिखते हैं कफन। और इस बीच 1916 से लेकर के 36 लगभग 20 सालों का जो ये ईरा रहा, ये काल रहा, ये समय रहा, ये मुंशी प्रेमचंद के नाम का ही समय रहा। मुंशी प्रेमचंद जी का दबदबा था एक तरफा, जैसे दबदबा इधर गोंडा साइड में बृजभूषण शरण सिंह का रखता है, वैसे तो वैसा दबदबा था। तो उस दबदबे के बीच में एक वीर आया, उस वीर का नाम है जैनेंद्र कुमार। इन्होंने कहा कि ये हो गई कहानियाँ यथार्थवादी धरातल, मतलब कि जो लिखा जा रहा था, जो मतलब कि मार्क्सवादी धरातल पर,
अब ये लोग सिगमंड फ्रायड के चंगुल में जकड़े हुए थे। सिगमंड फ्रायड कौन था? सिगमंड फ्रायड एक विदेशी विद्वान था, पाश्चात्य विचारक है, मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक हैं। वो सिगमंड फ्रायड नाम का एक व्यक्ति जो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन की बात करता है, जो ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात करता है, वो था मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का प्रभाव न केवल हिंदी साहित्य पर बल्कि दुनिया के उस समय में विभिन्न साहित्यों पर पड़ा। खास करके जो प्रयोगवाद रहा हिंदी साहित्य में, उसमें अज्ञे और जैनेन्द्र कुमार याज्ञे के जो साथी कवि रहे, उन पर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव पड़ा। ये हम बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, प्रभाव पड़ा, और उन्हीं के प्रभाव में मनोवैज्ञानिक धरातल पर कहानियाँ लिखी गई। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ा। लेकिन ये धरातल जो रहा, ये एक प्रकार से भारतीय आयाम को ध्यान में रख करके कहानियाँ लिखी गई। तो प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को एक नया आयाम देने का काम जैनेन्द्र कुमार जी ने किया। जैनेन्द्र जी ने व्यक्तित्व के मन की शंकाओं, उनके प्रश्नों एवं गुत्थियों का अंकन किया। अपनी कहानियों में अपनी साहित्यिक प्रतिभा के द्वारा मनोवैज्ञानिक साहित्य लेखन किया इन्होंने, जिससे कहानी विधा को एक नई दिशा मिली। कहानी के एक प्रकार से जो अभी तक यथार्थवादी शैली पर लिखी जा रही थी, मार्क्सवाद पर आधारित कहानी थी, गरीबी पर कहानी लिखी जा रही थी, अब वो कहानी जो एक उबन की कहानी, एक स्त्री जो घर में रहती है उसको किस तरीके की पीड़ा होती है। पहले टीवी सीरियल नहीं चलता था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, उस दौरान एक स्त्री खाना बनाने के बाद में घर पे स्वेटर बुनने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं होता था। अगर ऐसे जगह पर घर है जैसे मालती, माहेश्वर और टिटी, उसका बच्चा, रोज़ कहानी आप पढ़ेंगे, आपके पाठ्यक्रम में पढ़ाऊंगा मैं, एक चहर दीवारी में बंद रहते हैं। और ऐसे में एक स्त्री के, चूंकि वो घर में रहती, चहर दीवारी से क्या करेगी, तो उसका मन किस तरीके से उबता है, एक उबन की कहानी है। रोज गैंग्रीन नाम दिया गया उसको। ऐसे ही बच्चों के मन में क्या चल रहा होता है, मतलब एक मन, आंतरिक मन, ठीक है, एक नई दिशा मिली। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी का नाम है खेल। खेल कहानी का प्रकाशन 1928 में हुआ। अब आप कहेंगे गुरुदेव अभी आप 1929 बताए आप और 1928 अब बता रहे हो, ये क्या बात कर रहे हो। ये कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ, फांसी कहानी संग्रह, जिसमें कई कहानियाँ थीं। पहली कहानी इनकी जो प्रकाशित हुई खेल नाम से, विशाल भारत नाम की पत्रिका में इनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई। किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना है। ये कहते हैं कि फोटोग्राफी हमारी पहली कहानी है, खेल हमारी पहली कहानी नहीं है। इनके कहानी संग्रहों में पहला कहानी संग्रह फांसी 1929 में प्रकाशित हुआ। दूसरा कहानी संग्रह है वातायन। वातायन माने होता है खिड़की, जहाँ से हवा आती है। वातायन माने क्या होता है बाबू महोदय? खिड़की, ठीक है। 1931 में कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। तीसरा कहानी संग्रह है चिड़िया 1934 में। एक रात कहानी संग्रह 1 साल बाद 1935 में। इसके आप देखते हैं इसके बाद नीलम देश की राजकन्या और ध्रुव यात्रा 1944 में प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। 2 कहानी संग्रह, ध्रुव यात्रा और नीलम देश की कन्या, ये 1944 में ही ये दोनों कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। इसके बाद में पाजेब कहानी संग्रह 1948 में प्रकाशित हुआ। तो पाजेब कहानी भी 1948 के आसपास की कहानी है। और 1948 में आप देखते हैं प्रयोगवाद हिंदी में चल रहा था काव्य में, और उस समय मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव बड़ा ज़्यादा था। जयसंधि कहानी संग्रह 1948 में। और चर्चित कहानियाँ इनकी जो रही, बहुत सारी कहानियाँ, जिसमें स्पर्धा कहानी, पत्नी कहानी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जानवी, अपना अपना भाग्य, ये सारी कहानियाँ जैनेन्द्र कुमार की हैं। यानी मुंशी प्रेमचंद के बाद में अगर दूसरा किसी को कथा सम्राट कहें तो आप जैनेन्द्र कुमार को कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्पर्धा कहानी जो है, जो इनकी कहानी है स्पर्धा कहानी, इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रख करके ये कहानी लिखी गई है, स्पर्धा कहानी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रख करके जैनेन्द्र कुमार की कौन सी कहानी लिखी गई ऑब्जेक्टिव में, तो आप बताएंगे स्पर्धा कहानी। आपसे पूछ सकता है पाजेब कहानी का प्रकाशन कब हुआ, तो आप बताएंगे 1948 में। आपसे पूछेगा कि एक प्रकार से हिंदी की जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी कौन सी है, तो आप बताएंगे खेल कहानी 1928 में। लेकिन आपसे पूछेगा हिंदी की पहली कहानी, मतलब कि जैनेन्द्र कुमार अपनी पहली कहानी किसको मानते हैं, तो फोटोग्राफी को मानते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप तमाम प्रश्नों को यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र कुमार की अगर बात करें तो जैनेन्द्र कुमार हिंदी कथा साहित्य के पहले ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने मनोवैज्ञानिकता को अपनी कहानी में स्थान दिया।
वे गांधीवादी विचारधारा के पोषक बने। इनकी कहानियों में दार्शनिकता झलकती है, यानी कि विचार दर्शन इनकी कहानियों में आपको मिलेंगे, ज्ञान वगैरह खूब मिलेगा, किंतु श्रद्धा और तर्क दोनों का सामंजस्य दिखाई देता है। ठीक है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो कि एक आलोचक हैं, समालोचक हैं, इन्होंने कहा इनके बारे में कि रचना के क्षेत्र में जैनेंद्र ना तो गांधीवादी हैं और ना ही आदर्शवादी, ये एकांतिक भावुक और कल्पनाजीवी लेखक हैं। मतलब एक प्रकार से ये जो भी विचार इनको अच्छे लगते हैं, जो भी ठीक ठाक लगते हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। ठीक है। जो वास्तविकता के प्रकाश में धूमिल दिखाई देते हैं एक प्रकार से, ये हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार में सूक्ष्मता है, अद्भुत कौशल है, निरीह सरलता है, दार्शनिक उलझनें भी इनमें आपको दिखाई पड़ेंगी। समाज में अलगाव के साथ साथ एक विचित्र मानवीय संवेदना भी इनके अंदर आपको दिखेगी। ठीक है। यानी सबसे हट के कहानियाँ लिखते थे। मनोवैज्ञानिक कहानीकार जैनेंद्र कहानी के एक सशक्त पुंज हैं। वे कहानी को मानव मन में हलचल मचाने वाली समस्याओं के समाधान का एक प्रयत्न मानते हैं कि मनुष्य के जीवन में ऐसी समस्याएं जो कि मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं, उन समस्याओं को कैसे ख़त्म किया जाए, वो एक प्रकार से उन समस्याओं के समाधान के लिए कहानी लिखते हैं। उन्हीं के शब्दों में कहें तो कहते हैं कहानी तो भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। कहानी क्या करती है? समाधान पाने की कोशिश करती है। कहानी का उद्देश्य होता है मानव की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। हिंदी कहानीकारों में इनकी गणना किनकी? जैनेंद्र कुमार की उच्च कोटि के कहानीकारों में की जाती है। ये हिंदी साहित्य में एक सजग कहानीकार के रूप में प्रसिद्धि इनको मिली हुई है और बड़े फेमस कहानीकार रहे हैं हिंदी, बल्कि अन्य साहित्य में भी इनका नाम लिया जाता है। ठीक है। अगर आपको कोर्स लेना है, देखें, अगर कोर्स आपको लेना है तो कोर्स लेने के लिए आपको करना क्या है? 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS करना है। ठीक है। आपको कोर्स दे दिया जाएगा। आपको यहाँ पर हिंदी का कोर्स ही नहीं बल्कि हिंदी के साथ सारे सब्जेक्ट का कोर्स इसी हिंदी के कोर्स में आपको मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है तो भी आपका कोर्स हो जाएगा, हिंदी है, संस्कृत है और आपका जो है सोशियोलॉजी तो भी मिल जाएगा, एजुकेशन सोशियोलॉजी और होम साइंस है तो भी मिल जाएगा। यानी कोई भी आपका सब्जेक्ट है सारा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके लिए मात्र आपको 100 रुपये पे करने होंगे। इसके बाद में आपको सब कुछ सेंड कर दिया जाएगा। आप इस पर SMS करेंगे, अपना नाम लिखेंगे कि हमारा नाम ये है, हम इस यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है। हाँ, और हमारा सब्जेक्ट ये है, अपना सब्जेक्ट, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, और उसके बाद में हम गुरुजी आपका कोर्स लेना चाहते हैं, तो आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा और तुरंत उसी पर आपको क्या करना होगा? 100 रुपये सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना होगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। उसी ग्रुप में आपको लिंक मिलती रहेगी और जो क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं उनकी PDF और उनकी जो लिंक होगी प्लेलिस्ट आपके पास पर्सनल सेंड कर दी जाएगी। आप अपने नंबर पर आसानी से व्हाट्सएप पर देखिएगा। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और कुछ बच्चे व्हाट्सएप पर सेटिंग जो है वो कुछ सेटिंग होती जो कि 24 घंटे या 1 महीने बाद मैसेज डिलीट हो जाते हैं, तो वो वाली सेटिंग आप कर दीजिएगा। नहीं बाद में फिर आपका PDF डिलीट होता है तो आप कहते गुरुजी आपने डिलीट क्यों कर दिया? मैंने नहीं डिलीट की है, वो आपके सेटिंग में दिक्कत होती। व्हाट्सएप पे सेटिंग होती कि 24 घंटे या 1 महीना बाद कब आपका डिलीट होगा SMS। तो आप SMS करें अगर कोर्स लेना है तो फटाफट से। ठीक है। चले, ऐसे ही हर एक चैप्टर को विधिवत तरीके से मैं समझाता हूँ। मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास और ऐसे तमाम प्रकार के मैराथन क्लास आपको मिलेंगी जिसके माध्यम से आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया जाएगा। आगे बढ़ते, पाजेब कहानी इनकी कहानी है और पाजेब कहानी के बारे में अब हम समझते हैं कि पाजेब कहानी में मूलभूत चीज़ें हैं क्या। पाजेब कहानी एक प्रकार से क्या है? देखिए, पाजेब कहानी जैनेंद्र कुमार की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। भावात्मक एवं मर्मात्मक कहानी है ये, जिस पर जैनेंद्रीय मुहर लगी। जैनेंद्रीय मुहर का मतलब कि जैनेंद्र कुमार ने एक प्रकार से इसको पास किया है। इनकी कहानियों में दार्शनिकता और विचार पक्ष की गहनता दृष्टिगोचर होती है, यानी इनमें आपको ज्ञान आपको मिलेगा कहानियों में। हिंदी साहित्य के आलोचकों ने कहानी की विवेचना करते हुए इसके प्रायः 6 तत्व बताए हैं कहानी के, जिसमें पहला तत्व कहानी का क्या होता है? कथा वस्तु या कथानक। दूसरा होता है पात्र योजना, जिसको आप चरित्र चित्रण भी कहते हैं। तीसरा आपका होता है कौन सा? अभी लिखा होगा, मैं लिख भी सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आगे आपको लिखा है। तीसरा होता है आपका संवाद योजना। ठीक है। चौथा आपका क्या होती है? तीसरा संवाद योजना, डायलॉग वगैरह जो होता है कहानी में। चौथा होता है देश काल या वातावरण, यानी कहाँ पर कहानी लिखी गई, कहाँ की कहानी है।
इसके अलावा पांचवा होता है भाषा और शैली, छठा होता है नामकरण और उद्देश्य। ठीक है, तो ये कई प्रकार के ये 6 तत्व होते हैं। इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर हम ये जानते हैं कि किस कहानी में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर इन 6 तत्वों में से किसी एक तत्व का अभाव भी है, कमी भी है, तो एक प्रकार से कहानी वहीं पर एक प्रकार से लड़खड़ा जाती है। लेकिन इन 6 तत्वों की अगर पूर्ति किसी कहानी में होती है तो वह कहानी एक प्रकार से सफल कहानी मानी जाती है। तो आइए इन 6 धरातल पर देख करके देखते हैं कहानी कहाँ तक सही है। तो इन 6 तत्वों में कहानी कला का समग्र रूप मुखरित हो जाता है। अब हम इन तत्वों के आधार पर जैनेंद्र कुमार की कहानी पाजेब के संदर्भ में कहानी कला का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा एग्जाम में कि जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय देते हुए जैनेंद्र कुमार की कहानी जैनेंद्र कुमार की कहानी पाजेब का एक प्रकार से मतलब की समीक्षा कीजिए, या कहानी कला के तत्वों के आधार पर हिंदी मतलब कि जैनेंद्र कुमार की कहानी पाजेब का मूल्यांकन कीजिए। कुछ ऐसा प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में आपका बनेगा जो कि आप आसानी से कर पाएंगे, और ये प्रश्न परीक्षा में पिछले 2 वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालय में खूब पूछे गए हैं। ठीक है, चले पहला आपका है क्या, पहला आपका कथा वस्तु या कथानक। बिन कथानक कहानी का क्या फ़ायदा, यानी जिस कहानी में कथानक ना हो वो कहानी बेकार होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अगर कथा वस्तु किसी कहानी में नहीं है तो कहानी 2 कौड़ी कहानी होती है। मेन तो आपका स्टोरी होती है ना। अगर किसी मूवी में स्टोरी नहीं है तो मूवी काहे देखोगे। मूवी में क्या होता है, स्टोरी एक तो मेन होती है, दूसरी उसमें जो काम करने वाले लोग हैं हीरो हीरोइन वो अच्छे होने चाहिए। तीसरी बात कि उसमें जो एक प्रकार से वो बोले डायलॉग वगैरह वो ठीक ठाक होने चाहिए। चौथी बात क्या, कहानी कहाँ कहाँ शूटिंग हुई है वो भी अच्छा होना चाहिए। पांचवा किस भाषा और किस शैली की कहानी है वो भी एक प्रकार से, हॉरर मूवी है कि थ्रिलर मूवी है, क्राइम थ्रिलर है, कैसी मूवी है, तो वो सब एक प्रकार से आपको जो है अपने हिसाब से देखना है। ऐसे इसके अलावा आपका जो उद्देश्य यानी कहानी किस उद्देश्य से लिखी गई, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा कहानी है तो उद्देश्य उसका क्लियर है, साफ है भाई किस उद्देश्य से कहानी लिखी गई। लेकिन आजकल की कहानियाँ उद्देश्य विहीन कहानियाँ हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, बस उद्देश्य क्या है, मनोरंजन करना लोगों का। ठीक है, कथा वस्तु या कथानक। पाजेब कहानी का कथानक अत्यंत मार्मिक एवं भावात्मक है। इसमें घटनाओं का पाठ चौड़ा ना होकर के गहरा है। प्रायः जैनेंद्र की सभी कहानियों में दार्शनिक भावना विद्यमान है। अपनी दार्शनिकता के संबंध, दार्शनिकता मतलब विचारों को, यानी कहानी में डीपली जाते रहते हैं, मतलब कि घुस जाते हैं एकदम से अंदर। तो घुस जाते तो भाई मड़ी निकाल करके ही बाहर निकलते हैं, ऐसे हैं जैनेंद्र कुमार। तो अपनी दार्शनिकता के संबंध में उन्होंने स्वयं लिखा कि दार्शनिक तत्व के रूप में सत्य अत्यंत गरिष्ठ है। उस रूप में वह उस अपरिचित भी है, वह अधिकांश के लिए आग्राह्य है। उसको दृष्टांगत, चित्रगत और कथा के रूप में परिवर्तित करो, तभी वह रुचिकर और कार्यकारी बनता है। इस तरीके से एक प्रकार से यहाँ पर चीज़ें उन्होंने अपने बारे में बताई, यानी कहा कि जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में समझने की ओर जाते तो उसको डीपली से डीपली जा कर के अध्ययन करें। ठीक है, तब आप उसके बारे में विस्तार से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस कहानी की अगर कथावस्तु की बात की है तो इसकी कथावस्तु जो है उसको समझते हैं। इस कहानी में एक छोटी सी लड़की है। ठीक है, क्या है, एक छोटी सी लड़की है इस कहानी में, जिसकी उम्र कितनी साल की है, 4 साल की एक बच्ची है। उसकी बाल सुलभ इच्छा है। बाल सुलभ मतलब बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं, इच्छा का समावेश किया गया है इस कहानी में। ठीक है, जो बच्चों की मानसिकता क्या होती है, 4 साल के बच्चे की क्या मानसिकता होती है कि दूसरे बच्चे के अगर अच्छा कपड़ा पहना है तो हम भी अच्छा कपड़ा पहने। अब चाहे बप्पा जी के पास हो पैसा चाहे ना हो, लेकिन अगर कोई लड़का बर्फ़ खा रहा है 1 रुपये वाला जो बेचने आता है, गाँव में पों पों करके बजाता है और बेचने आता है, ठीक है, तो बच्चा देखेगा। ऐसे हम लोग पहले होते थे तो 98 का मिलता था बर्फ़। 98 मतलब कि जो है क्या बोलते हैं, रुपये का आधा। ठीक है, यानी 1 रुपये में 2 बर्फ़ मिलता था। तो उसके लिए एक प्रकार से पैसा हम लोग इकट्ठा करते रहते थे धीरे धीरे। तो पैसा नहीं रहता था तो भाई देखे कि भाई कोई गांव का जा रहा है बच्चा खा रहा है बर्फ़, तो बर्फ़ जैसे देख ली जैसे दौड़ी, तो पिताजी हमारे बर्फ़ वाले गरिया मतलब कि जाए के डांटे, कहाँ ससुर तू यहाँ का करे चला आयो, रोज रोज चला रहा तो लेके गाड़ी, पैसा ना हुए तो लड़कन का काव खवाए दिए। तो उनको डांटते थे बर्फ़ वाले को। बर्फ़ वाले कहें भैया इसमें मेरी क्या गलती है, तो कह रहे डेली मत आया करो, तीसरिया चौथिया आया करो, जिससे पैसा रुपया बच्चों को देने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसे होता है जब जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो होता है। तो
ये चीज़ें हैं। तो 4 वर्ष की एक कन्या है, एक लड़की है, छोटी सी लड़की है। बाल सुलभ इच्छा का समावेश इस कहानी में किया गया है। वो लड़की जो 4 साल की है पाजेब पहनने की शौकीन है, यानी कि पाजेब मतलब पायल, पायल पहनने की बड़ी शौकीन है। कहानी का आरंभ यहीं से होता है। साथ ही साथ उसके बड़े भाई आशुतोष का भी वर्णन समग्र रूप से दिखाई देता है। किसके बड़े भाई? आशुतोष किसका बड़ा भाई है? जो 4 साल की लड़की है उसका बड़ा भाई का नाम है आशुतोष। उसका भी वर्णन यहाँ पर आपको कहानी में मिलेगा, जिसके माध्यम से कथा अग्रसारित प्रतीत होती है। अग्रसारित मतलब थोड़ा सा बढ़ाई हुई प्रतीत होती है। लड़की मुन्नी की पाजेब खो जाती है। जो मुन्नी है 4 साल की है, उसकी पाजेब खो जाती है, चूँकि पाजेब पहने हैं। तब उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं कि पाजेब कहाँ खो गई। इस संपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आशुतोष के ऊपर थोपी जाती है, चूँकि आशुतोष इसका बड़ा भाई है, कि आशुतोष की वजह से ही मुन्नी की पाजेब खोई हुई होगी। यही कहानी का एक प्रकार से मेन, इसी पायल खो जाती है उसी को ढूंढने में एक मनोवैज्ञानिकता चलती है। इसी बीच बंसी नौकर के ऊपर सबकी निगाहें जाती है। जब आशुतोष को मारा पीटा जाता है, आशुतोष नहीं बता पाता है, उसके बाद में बंसी नाम का एक नौकर उसके यहाँ काम करता है। तो लोगों ने सोचा कि ये गरीब है और हो सकता है इसने ही पायल चुराई हो। लोग नौकर या गरीबों पर अपना गुस्सा उतारते हैं खास करके। तो बंसी नौकर के ऊपर सबकी निगाहें जाती हैं, लेकिन वह साफ इनकार कर देता है। तत्पश्चात कथानक रुकता है। यहाँ पर कहानी थोड़ी रुकती हुई प्रतीत होती है, लेकिन आशुतोष के पतंग और एक डोर का पिन्ना से आने से वह आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर आशुतोष की कहानी शुरू हो जाती है। आशुतोष छुन्नू नाम का एक लड़का है, उसी छुन्नू नाम के एक लड़के को बताता है कि जो कि उसका पड़ोसी है। कौन? छुन्नू आशुतोष का पड़ोसी है। उससे बातचीत होती है आशुतोष की। छुन्नू के पास भी इनकार करने पर उसे उसकी माँ पीटती है। किसको? आशुतोष को। कि वह एक प्रकार चूंकि आशुतोष और छुन्नू से मित्रता है, तो लोग सोचते हैं कि ये छुन्नू के पास दे दिया होगा पायल को ले जा करके, ठीक है, या ऐसे धारणा मन में एक प्रकार से लगाते हैं। उसकी माँ पीटती है आशुतोष को। तब वह डर के कारण जो कुछ भी विचार कर पाता है बच्चा आशुतोष। अब आशुतोष के दिमाग में एक मनोवैज्ञानिकता चलती है। आशुतोष के दिमाग में तमाम प्रकार की बातें चलती हैं। वही मनोवैज्ञानिक द्वंद्व यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो जो कुछ भी विचार उसके मन में चलता है वह बता देता है। अंततः हमें देखने को मिलता है कि आशुतोष एवं मुन्नी की बुआ सभी को एक नए निष्कर्ष पर ला करके खड़ी कर देती है, जो अत्यंत ही मार्मिक और सोचनीय रहा। चूँकि बुआ जी जो हैं एक प्रकार से वो भी इस कहानी में आती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कथानक अत्यंत सूक्ष्म है, सुग्राह्य है, सफल रहा है तथा कहानीकार ने अपनी पूर्ण कला का परिचय इस कहानी में दिया है। कहानी में एक प्रकार से आप देखेंगे कि ये कहानी लगातार आप देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक धरातल पर चलती रहती है। मुन्नी, आशुतोष, उनके बुआ और छुन्नू के आसपास से कहानी पूरी की पूरी घूमती रहती है। ठीक है, तो पहले जब वो एक प्रकार से मुन्नी हट करती है तो माता पिता को बाल हट के सामने झुकना पड़ता है, और मुन्नी को पाजेब जब बुआ ला करके दे जाती हैं तो आशुतोष ने साइकिल की मांग की कि बुआ से कि हमको साइकिल भी चाहिए जन्मदिन पर, तो उसे साइकिल देने का वादा भी बुआ ने किया। पाजेब जब खो जाती मुन्नी की तो मुन्नी के माता पिता नौकर बंसी पर शक करते हैं, बाद में आशुतोष पर शक करते हैं। आशुतोष, छुन्नू एवं पतंग वाले सभी एक एक करके इस पाजेब की चोरी से गुजरते हैं। मतलब कि चोरी हर एक व्यक्ति पर लगाई जाती है। ठीक है, लेकिन बाद में बुआ बास्केट की जेब से पाजेब निकाल करके रख देती है और कहती है कि भूल से वह उसके साथ चली गई थी। चूँकि बुआ जी जब घर पे गई अपनी तो पाजेब उन्हीं के झोली में, जो उन्हीं के एक प्रकार से जो पॉकेट होता है बुआ जी के, उन्हीं बुआ जी के पॉकेट में एक प्रकार से जो एक प्रकार से पाजेब थी वो चली जाती है। बुआ जब फिर आती हैं तो उन्हीं के जेब से पाजेब निकलता है। बुआ कहती है कि पाजेब मेरे पास थी। तो पाजेब के गुम होने की कथा है और सारे पर शक करने की, एक प्रकार सभी पर शक किया जाता है, कैसे कैसे किस तरीके से एक मन जो होता है किस किस पर जाता है, कौन कौन शक के दायरे में आता है, भूल से वो लेकर चली जाती है। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि कभी भी बिना सोचे समझे बच्चों के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमको यही बताती है। इसमें बिना सोचे समझे संदेह करने वाले माता पिता पर मनोवैज्ञानिक कहानीकार चैलेंद्र कुमार ने व्यंग किया है एक। ठीक है, ये एक प्रकार से इसका कथानक रहा। तो कथानक आपको समझ में आएगा कि मुन्नी है, आशुतोष है, छुन्नू है, उसके माता पिता हैं, उसकी बुआ जी हैं। बुआ जी से पहले माता पिता से मुन्नी जो है पाजेब मांगती है। माता पिता कहते हैं कि ठीक है ले देंगे, लेकिन बाल हट है तो बुआ कहती है कि बुआ चूँकि धनवान है, बुआ कहती है कि ठीक है बेटा मैं लेकर आऊँगी दूंगी। बुआ पाजेब लाती हैं। जब पाजेब बुआ इसको दे देती हैं तो आशुतोष कहता है कि मेरे को साइकिल भी चाहिए। बुआ कहती है ठीक है तेरे को साइकिल भी मैं आने वाले समय में दूंगी अगले बार। ठीक है, इस तरीके से पूरी कहानी चलती है। फिर पाजेब गुम हो जाती है, उसको लेकर के तमाम लोगों पर शक जाता है। सभी लोग शक के दायरे में आते हैं। बंसी, ठीक है, नौकर नाम का एक है,
ठीक है, बंसी नाम का एक नौकर है उस पर जाता है, फिर आशुतोष पर, फिर छुन्नू पर, ठीक है। और इस बाद में किस पे हाथ में, मतलब कि किस पे पास पाजेब निकलती है, तो बुआ जी के बास्केट में, ठीक है, मतलब बुआ जी के पॉकेट में, मतलब बास्केट मतलब वही पॉकेट उनका जो है। दूसरा तो यानी कि कथानक भी इसका ठीक ठाक है, कहानी इसमें थोड़ा बहुत दिखाई गई है, एक घटना है। पात्र योजना अथवा चरित्र चित्रण की अगर बात की जाए तो कहानी के विकास की आरंभिक अवस्था में घटनाओं का जो महत्व था वह अब नहीं रह गया है। अब पात्र और चरित्र चित्रण को विशेष महत्व दिया जाता है कहानी में। प्रारंभ में कथा कहानियों का लक्ष्य कुतूहल की सृष्टि से मात्र मनोरंजन करने का था, किंतु बाद में कहानी का लक्ष्य मानव मन के रहस्यों का उद्घाटन करना हुआ। और इस कहानी का एक प्रकार से जो उद्देश्य रहा वो मानव मन के रहस्यों का उद्घाटन करना एक प्रकार से रहा है। कहानी के इस ध्येय के साथ ही कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य मानव और उसका चरित्र बन गया। संसार में जो कुछ भी है वह कहानी का विषय बन सकता है, परंतु उस सब कुछ की सार्थकता मनुष्य से संबंधित कहानी का प्रतिपाद्य, चाहे कोई घटना हो, चाहे कोई वातावरण हो, अपना कोई भाव हो, वह पात्र के अभाव में खड़ा नहीं हो सकता। कहानी की घटनाओं का संचालन जो होता है पात्र करते हैं। कहानी के वातावरण में सजीवता पात्रों के द्वारा आती है। कहानी में भाव अभिव्यक्ति का तो एकमात्र आधार मनुष्य ही होता है, अर्थात पात्र होते हैं। जैसे अगर फिल्म कोई हो और फिल्म में जैसे कोई हीरो ही ना हो तो एक प्रकार से, या कोई व्यक्ति ही ना हो, फिल्म में कोई एक प्रकार से कोई सीनरी दिखाई तो फिल्म किस काम की। यानी एक प्रकार जिस तरीके से फिल्म में हीरो की भूमिका होती है या एक प्रकार से गुंडे की, हीरोइन की भूमिका होती है, वही पात्रों की भूमिका कहानी में होती है। तो कहानी में पात्रों की योजना करते समय कहानीकार को कुछ बातों का ध्यान अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। यदि वह इसमें असावधान रहता है तो उसका कृतित्व व्यर्थ हो जाता है। कहानी के पात्रों में निम्नलिखित विशेषताएं नितांत आवश्यक है। कौन कौन सी विशेषताएं एक पात्र में होनी चाहिए? पहली विशेषता मतलब कि स्वाभाविकता हो पात्रों में। दूसरी बात सजीवता और व्यक्ति संपन्नता हो। तीसरी बात कहानी के मूल भाव के प्रति अनुकूलता हो, ठीक है, यानी कहानी के मूल भाव से पात्र हटे ना, कहानी के इर्द गिर्द ही घूमे, इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए। जबकि जैनेंद्र कुमार की बात की तो जैनेंद्र कुमार भी इस मामले में सफल हैं। पाजेब कहानी की पात्र योजना में गुण विद्यमान है। कहानीकार ने पात्रों का चरित्र चित्रण कथानक को दृष्टि में रख करके किया है, यानी कि जिस तरीके से कथानक है, स्टोरी है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें पात्र आते हैं। पाजेब कहानी में मुख्य रूप से कहानीकार स्वयं है एक अपना, चूँकि जो मनोवैज्ञानिक कहानियाँ होती हैं वो मैं शैली में लिखी जाती हैं, तो एक तो कहानीकार स्वयं हो गया, दूसरा मुन्नी है, तीसरी मुन्नी की बुआ, चौथा आशुतोष। ये चार पात्र मुख्य रूप से सामने आते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ गौड़ पात्र भी हैं और कहानी में मुख्य और गौड़ दोनों पात्र होते हैं। गौड़ पात्र वे जो बहुत कम समय के लिए कहानी में आते हैं, मुख्य पात्र वे जिनके इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो मुन्नी, मुन्नी की बुआ, आशुतोष और कहानीकार, इन्हीं चारों के आसपास कहानी इर्द गिर्द पूरी की पूरी घूमती रहती नजर आती है। गौड़ पात्र में बंसी नौकर है जो थोड़े समय के लिए आता है, बस उस पर केवल शक जाता है, फिर उससे पूछा था तो साफ मना कर देता है, एक बात। फिर उसके अंदर छुन्नू है, ठीक है, छुन्नू थोड़े समय के लिए आता है, चूँकि वो आशुतोष का मित्र है तो लोगों ने शक किया कि छुन्नू ने लिया होगा। छुन्नू की माँ है, वो एक प्रकार थोड़ा बहुत आती है कि भाई आपने ऐसे कैसे बोल दिया, होता नहीं कि भाई किसी लड़के पर चोरी लगा दिया, कैसे चोरी लगा दिया मेरे लड़के पर, इस तरीके से। तो छुन्नू की माँ है। और प्रकाश का उल्लेख यहाँ पर हुआ है, प्रकाश का भी उल्लेख हुआ है, लेकिन ये सब बहुत ही कम समय के लिए आए हैं तो इनका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुन्नी इसमें प्रधान पात्रों में सर्वप्रथम आती है। मुन्नी जो कि अपने पिताजी से पाजेब खरीदने की जिद करती है। इस संदर्भ में एक उदाहरण द्रष्टव्य है। मुन्नी कहती है कि हमारी मुन्नी ने भी कहा है कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे, बोलिए भला कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेगी। मतलब 4 साल की लड़की है और पाजेब की जिद कर रही कि हमको पायल चाहिए बाबूजी, मतलब ये एक उसके पिताजी जो हैं वो कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आशुतोष दूसरा प्रमुख पात्र है इसमें, चूँकि वो मुन्नी का भाई है। आशुतोष जिसके सहारे कहानीकार की पात्र योजना आगे बढ़ती है। वह मुन्नी की पाजेब को देख करके पहले तो खुश होता है आशुतोष, लेकिन बाद में उसको बाल चपलताओं के अनुरूप बाइसाइकिल की जिद करता है, क्योंकि उसने देखा कि भाई मुन्नी के लिए तो बुआ जी ने एक प्रकार से पायल ला दी, अब मेरे लिए क्या, मैं तो पायल पहनूंगा नहीं, ठीक है। तो उसको पहले तो खुशी होती, बाद में ईर्ष्या होने लगती है। वो सोचता है कि मेरे लिए भी साइकिल लाएं, तो साइकिल की जिद करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मुन्नी की बुआ जो पाजेब का आद्यांत निस्तारण करती रहती है, उसका भी वर्णन कहानीकार ने बहुत सफलता के साथ किया है। इसके संदर्भ में एक उदाहरण यहाँ पर दिखाई दिया है, आपको दिखा दे, जिससे कहानी का अंत प्रतीत होने लगता है।
यह कहकर, देखिए वो कहानी का ये शब्द है कि यह कहकर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डाल करके, किसने, बुआ जी ने। जब लास्ट कहानी है, लास्ट कहानी में ये कि यह कह करके उन्होंने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डाल करके पाजेब निकाल कर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो, मैं भयभीत भाव से कह उठा कि यह क्या, व्हाट हैपेंड, ये क्या। इस तरीके से ये, यानी कि कहानी में बुआ जो है लास्ट में आती कि थी पाजेब मेरे उसी में चला गया था डोलची में, आप इसको रख लो भाई, ठीक है। इसकी वजह से इतना बवाल हुआ, लोगों ने फिर सर पर हाथ हुआ कि बिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बिना मतलब के सबसे बेमनुष्यता फैल गई, बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए, ठीक है, वही वाली हाल। तो इस तरीके से हमारे पात्र योजना है। तीसरा है संवाद, डायलॉग डिलीवरी कैसी है इसकी। संवाद योजना, कहानी में संवाद तत्व के समावेश से नाटकीयता आ जाती है। कहानी की रोचकता, मनोरंजकता, प्रभावशीलता आदि की अभिवृद्धि होती है। जैसे कहानी में डायलॉग, अब पुरानी ज़माने की पिक्चर होती तो उसमें डायलॉग डिलीवरी कौन करता था? सनी देओल, राजकुमार जी। जानी हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, वक्त भी हमारा होगा, गोली भी हमारी होगी, बंदूक भी हमारी होगी, ऐसे बोलते नहीं है राजकुमार जी। सनी देओल बोलते हैं कातिया सातों को एक साथ मारूंगा, एक साथ, ऐसे बोलता नहीं सनी देओल। आप देखो वो सब डायलॉग, अजय देवगन को आप देखो, हाँ ऐसे बोलते नहीं, मुंह टेढ़ा कर का। मतलब ये सब थोड़ा लगता था। मिथुन चक्रवर्ती को आप देखें, चिघाड़ता था एकदम से जब आता था तब। सनी देओल, धर्मेंद्र, कुत्ते बोलता नहीं था ऐसे खूब तेज से। तो ये सब क्या होते हैं, इन सब पात्रों को जीवंत कर देते हैं। लगता है कि वास्तव में धर्मेंद्र ये नहीं है, ये जो मूवी में काम जो पात्र है उसका वो वही है। मतलब ऐसी नाटकीयता आ जाती है, मनोरंजन होता है। लोग, अरे सनी देओल के में आप देखें, लगता है कि सनी देओल वही लगता है कि वो हैंडपंप उखाड़ देगा। अभी दबंग उसकी क्या मूवी आई थी, क्या नाम है, गदर। गदर मूवी आप देखो, मैं तो टाकीज में जा करके देखा हूँ गदर मूवी। 2-3 मूवी देख चुका हूँ टाकीज में, मतलब पहले नहीं देखा था, अभी जल्द से टाकीज वाकी जाना शुरू किया हो। तो कहानी की रोचकता, मनोरंजकता और प्रभावशीलता जो होती है वो बढ़ जाती है। कहानी का यह तत्व बहुत ही आवश्यक होता है, डायलॉग डिलीवरी। कहानी में उपयुक्त गुणों को उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि स्वयं कथोपकथन में भी कुछ विशिष्टताएं हों। अब ऐसा नहीं कि कथोपकथन, जैसे कि अभी एक मूवी फिलहाल में आई थी, बहुत जल्दी मूवी आई थी, उसका नाम आदि पुरुष। आदि पुरुष की डायलॉग डिलीवरी आप देखें। आदि पुरुष शायद पहली मूवी थी जो मैंने टाकीज़ में देखी थी, 3D में देखी थी, चश्मा मिला था उसमें। तो मुझे पता नहीं था चश्मा 50 रुपये का मिलता था, टिकट था 250 वाला, सबसे सस्ता लिया था। तो जब गया देखने तो 50 रुपये कह रहा, 50 रुपये चश्मे का भी लगेगा। तो हम कहे चश्मा क्यों, चश्मा नहीं लगाएंगे, हम वैसे देखेंगे बिना चश्मे के, चश्मा क्यों लें हम। हाँ, तो कह रहा है अरे भैया चश्मा इसलिए दिया जाता है कि उसमें जाओगे तो बिना चश्मे के सही नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा। तो हम कहा क्यों, ऐसा क्यों भाई। कह रहा 3D है। तो हम कहा 3D तो और अच्छा दिखना चाहिए था, 3D में दिखाएगा, 3 आयाम में दिखाएगा, 3 डायमेंशनल होगा। अरे कहा ना ही बाबू साहब, यह मैंने दिखाए, गोरखपुर में गए था, नेट के पेपर दिए तब देखे रहा, ठीक है। तो उस वहाँ पे बताता है, पूरी जानकारी मुझे दी गई कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होता है। ये 50 रुपये चश्मा आप लेंगे, फिर जाएंगे पहन करके देखेंगे, फिर उसके बाद में जब लौट के आएंगे तो ये चश्मा अगर आप ले जाएंगे तो 50 रुपये आपका कट जाएगा। अगर वो चश्मा आप नहीं ले जाते हैं, जमा कर देते तो 50 रुपये आपका वापस हो जाएगा। तब जब हमको ये पता चला कि वापस हो जाएगा, तब कहा लाओ भाई चश्मा दे दो। तो इस तरीके से हमने 3D में मूवी देखी। उसमें डायलॉग कैसा डायलॉग है, उसकी डायलॉग डिलीवरी एकदम से ध्वस्त थी, मतलब एकदम से कांपी। तो इसलिए एक प्रकार से मूवी फ्लॉप भी गई। तो कथोपकथन में एक प्रकार से कुछ विशिष्टताएं होनी चाहिए। संवाद के लिए यह अपेक्षित है कि वह संक्षिप्त हो, यानी संवाद ज़्यादा लंबा ना हो, स्वाभाविक हो, यानी बिना मतलब के ज़बरदस्ती आप कथोपकथन में डायलॉग ना जो है डालने का प्रयास करें, बिना मतलब के। सजीव डायलॉग हो, साभिप्राय हो, मतलब कि सभिप्राय हो, मतलब कि ठीक ठाक हो, ऐसा प्रतीत ना हो कि बिना मतलब के आए हैं। वास्तव में कहानी के अंतर्गत संवाद का विधान इस प्रकार किया जाए कि पाठक के मन में कहानी के प्रतिपाद मतलब उद्देश्य के विषय में अनंत और अदम्य जिज्ञासा उत्पन्न कर दे तथा कुतूहल का बराबर निर्वाह होता रहे। कहानी में ऐसे डायलॉग हों जिससे एक प्रकार से कहानी में व्यक्ति बनता चला जाए, गुदता चला जाए, कि लास्ट तक कहानी देखने में मजबूर कर दे। ऐसी डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए कि कहानी आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, इस तरीके से।
थ्रिलर टाइप उसमें पैदा करते रहें। वार्तालाप में बराबर ऐसे तत्व आते जाएं जो कहानी पढ़ने की आकांक्षा को दबने ना दें, वरन इसके विरुद्ध आवश्यक उत्तेजना उत्पन्न करें, ताकि कहानी पढ़ने पर व्यक्ति मजबूर हो जाए, एक पन्ना कहानी पढ़ने के बाद में बंद ना कर दे, दूसरे पन्ने के लिए तड़पे कि दूसरा पन्ना कब पढ़ेंगे। ठीक है। पाजेब कहानी के संवाद जहाँ कथा विकास और चारित्रिक विकास में सहायक हैं, वहीं वह वातावरण और उद्देश्य की पूर्ति में भी सहायक है। संवाद संक्षिप्त एवं भाव भाषा पात्र और परिस्थिति के अनुकूल आए हैं पाजेब कहानी में। रोचक और प्रभावशाली संवाद का एक उदाहरण यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखें यहाँ पर संवाद पाजेब कहानी में यह है, यहाँ पर देखें, अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी, अच्छा तुमने कहाँ से उठाई थी। पाजेब की बात हो रही है। पड़ी मिली थी और फिर नीचे जाकर के वह तुमने छुन्नों को दिखाई, मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क। मतलब अंत में हार कर मैंने कहा, किसने, आशुतोष या मैंने, मतलब कि मैंने मतलब कहानीकार स्वयं कह रहा। अच्छा तुमने कहाँ से उठाई थी, पड़ी मिली थी और फिर नीचे जाकर के वह तुमने छुन्नों को दिखाई, क्या, हाँ, वो कहता है हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे, मतलब झुन्नू और आशुतोष के ऊपर शक जा रहा है कि तुम दोनों ने मिलकर के पाजेब को बेच करके साइकिल के लिए पैसा इकट्ठा किया होगा, ऐसा कुछ। ठीक है। हाँ, तो फिर वो कहता है, बच्चा है, चूंकि बच्चे पर दबाव पड़ा, जब मारा पीटा जाने लगा, कहा कि हाँ मैंने चुराया। ठीक है। कहता फिर उसी ने कहा होगा कि इसे बेचेंगे, हाँ। कहाँ बेचने को कहा, फिर कहाँ, मतलब कि प्रश्न पूछा जाता है। कहा मिठाई लाएंगे बेच करके, नहीं पतंग लाएंगे। अच्छा पतंग को कहाँ से लाओगे, इस तरीके से प्रश्न होता है और वो लगातार एक प्रकार से उत्तर देता है। ठीक है। हाँ, अच्छा पतंग को कहा, हाँ। सो पाजेब छुन्नू के पास रह गई, क्या, हाँ। मतलब इस तरीके से वो आशुतोष जो है बताता छुन्नू के पास रहेगी। छुन्नू के पास लोग जाते हैं घर भर, ए छुन्नुआ कहाँ है, इस निकर बहिरे, पाजेब चुराई से रे, मुन्नी का पाजेब कौन ले गया, इधर आओ मामा। तब तक उनकी अम्मा निकलती हैं, ए हमारे लड़के कुछ कहो ना, नहीं बवाल हो जी, अब पुलिस 112 मिलाई थे हम, मिलाओ 112 तू देखी थे का हुए आज, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसी पाजेब के चक्कर में वैमनस्यता फैलती जाती है, एक दूसरे से लोग अपने ही परिवार में शक बढ़ता जाता है। ठीक है। और घर में अगर पाजेब वगैरह किसी औरत का भी चुरा, मतलब कि गायब हो जाए, सीकड़ उकड़ गायब हो जाए, 30-35 हज़ार की सीकड़ हो गायब हो जाए, देखो घर में मार की माहौल बन जाती, लड़ाई झगड़ा तक हो जाएंगे भाई। चौथा तत्व होता है कहानी कला का देश काल और वातावरण। ठीक है। देश काल और वातावरण क्या होता है, यानी कहानी किस धरातल पर लिखी गई है, कहाँ की कहानी है बेसिकली। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो किसी भी कहानी में देश काल तथा वातावरण तत्व का अपना विशेष महत्व होता है। कहानीकार वातावरण के अनुरूप ही पात्र योजना का निर्माण करता है तथा उसे उसी परिवेश में रखना चाहता है। जिस एरिया की कहानी होती है उस एरिया की भाषा का ही प्रयोग करना चाहता है, जिससे परिस्थितियाँ सामान्य देश काल के लिए उपयुक्त रहें। पाजेब कहानी मध्यम वर्गीय चेतना को उजागर करती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार है, उसकी कहानी है, इसलिए कहानीकार परिवेश को व्यंजित करने में सक्षम है। प्रस्तुत कहानी उस समय की है जब भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी, पैसे पैसे का महत्व समझाता था, स्त्रियों में अशिक्षा थी, परस्पर सहानुभूति का चित्रण भी कहानीकार ने प्रस्तुत किया, साथ ही ग्रामीण वर्ग का भी अंकन हुआ है। अतः हम देखते हैं कि कहानीकार ने पात्रों के अनुकूल ही देश काल का निर्माण किया है, जिसमें उसे पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई है। ठीक है। भाषा शैली की अगर बात की जाए तो भाषा शैली जो है इसमें क्या है, देखिए जैनेंद्र कुमार ने भाषा संबंधी अनेक प्रयोग किए हैं। उनकी भाषा पात्रों के मनोभावों की उलट पुलट के साथ बदलती रहती है। ऐसा लगता है कि वे भाषा को अत्यंत लचीला बना देना चाहते हैं। शायद इसीलिए डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसिये ने जैनेंद्र की भाषा में दार्शनिकता, जन्य वक्रता और असाधारण तत्व देखते हैं। भाषा के कारण ही उनके वर्णन और चित्रण चित्रोपम बन सके हैं, यानी कि उनकी जब कहानी को पढ़ेंगे तो लगेगा कि कहानी चल रही है सामने, मतलब कि एक बिंबात्मक भाषा का प्रयोग। उनकी भाषा में सूक्ष्मता है और वह व्यंग्यपूर्ण या व्यंजनापूर्ण भाषा है। ठीक है। ये व्यंजनापूर्ण भाषा मतलब होता है कि कहेंगे कुछ और, उसका मतलब कुछ और कभी कभी निकलेगा। उनके पास अक्षय शब्द भंडार है। अक्षय मतलब कि ऐसा, मतलब उनके डिक्शनरी में शब्दकोश हमेशा रहते हैं, एक शब्द के लिए कहो 10-10 शब्द का वो लेखन कर दें। मुहावरों का भी एक प्रकार से, मतलब कि उनके पाजेब कहानी में उर्दू देहाती शब्द जैसे धम्म धम्म कुलक्षणी का प्रयोग कई बार हुआ है। मुहावरों का भी प्रयोग कहानीकार ने किया है, जैसे चमड़ी उधेड़ना। शैली कथानक एवं नाटकीय रही है इसकी।
कुल मिलाकर के कहानी कला के तत्व के हिसाब से बिल्कुल, और खास करके भाषा और शैली के दृष्टिकोण से भी देखें तो कहानी बड़ी ज़बरदस्त रही है। अगली कहानी का तत्व होता है नामकरण और उद्देश्य, यानी कहानी का नामकरण पाजेब क्यों रखा गया, इसका क्या उद्देश्य है। जैनेंद्र जी ने पाजेब कहानी का नामकरण अत्यंत सोच समझ करके किया है, क्योंकि इस कहानी के शीर्षक को पढ़ते ही पाठक के समक्ष यह स्पष्ट हो जाता है कि आलोच्य कहानी में पाजेब ही एक ऐसी वस्तु है जिससे कहानी का प्रारंभ होती है और अंत भी इसी से होता है। कहानी शुरू में पाजेब से मुन्नी पाजेब की हट करती है, बुआ ला करके दिलवाती है, और लास्ट में फिर पाजेब की चोरी होती है। पूरी कहानी पाजेब का ही जो है लफड़ा चलता रहता है, और लास्ट में जो है बुआ के ही पॉकेट से पाजेब निकल आती है। ठीक है, इसी पाजेब के चारों ओर ही समस्त घटनाएं चक्कर लगाती हैं। वस्तुतः कथाकार ने कथानक को दृष्टि में रख करके ही कहानी का नामकरण पाजेब रखा है। ठीक है, यानी नामकरण बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल सार्थक है। जो सार्थक है, प्रभावशाली है, रोचक है, स्वाभाविक है। जैनेंद्र कुमार ने प्रस्तुत कहानी में एक ऐसी विषय सामग्री को चुना है जो विवरण मात्र ना होकर के चिंतन युक्त भी है। ये इसमें चिंता का विषय है कि बिना सोचे समझे आपको कुछ नहीं करना चाहिए, तो एक विचार भी है, एक दर्शन भी है। आलोच्य कहानी में कहानीकार, आलोच्य कहानी का मतलब क्या होता है, जिसकी आलोचना हमको करनी थी, यानी कि हम आलोचना की पर्पज़ से इस कहानी को बता रहे थे कि भाई ये कहानी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या अच्छाई हैं, क्या बुराई है। वैसे अच्छाई ही है। आलोच्य कहानी में कहानीकार का उद्देश्य यही रहा है कि मनुष्य मात्र को अपनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसे जरा सी गलती पर बिना सोचे समझे अत्यंत लोगों पर टूटना नहीं चाहिए, मतलब अन्य लोगों पर टूटना नहीं चाहिए कि अगर गलती हुई या कुछ गड़बड़ हुआ है। कुछ लोग हैं कि भाई बिना मतलब के आपको दोष देंगे। आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, अगर तुम ना आए होते तो ऐसा ना होता, तुम्हारी वजह से सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया, ये दुनिया भर का टीम टाम बताते हैं। वो लोग एक प्रकार से मूर्ख होते हैं, यानी बिना सोचे समझे आप किसी पर लांछन नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि कम पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धू होते हैं, वो लगाते हैं। ठीक है, पढ़ लिख करके भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेमतलब की बात कभी कभी करते हैं। ठीक है, तो लोगों पर टूटना नहीं चाहिए और ना ही उसे प्रताड़ित करना चाहिए। कहानीकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार गीली मिट्टी को हम जिस रूप में करना चाहें उसी रूप में कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी एक प्रकार से जिधर आप मोड़ना चाहेंगे उधर मोड़ देंगे। अभी आशुतोष पर प्रताड़ना पड़ती, आशुतोष कहता हमने चुराया, आशुतोष ने स्वीकार कर लिया हमने चुराया है, बाद में फिर चुरा भी सकता है वो, क्योंकि भाई उसको पता है कि चुराने का दंड क्या आप दोगे। ठीक है, इन्हें जिस प्रकार की सामाजिकता में ढाला जाएगा बच्चों को उसी के अनुरूप ढल जाएंगे। साथ ही उसने एक प्रधान पात्र के द्वारा यह भी स्पष्ट किया कि अपराध के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, वैसे नहीं जीत सकते आप मार पीट करके। यानी कि अगर आप चाहें कि अगर किसी ने चोरी की है तो आप उसको डरा धमका करके उसको मार पीट करके उसको उगलवा लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आप उससे प्रेम टाफ़ी चॉकलेट दे करके उससे आप निकलवा सकते हैं। निष्कर्षतः कहानी कला की दृष्टि से जैनेंद्र कुमार की जो कहानी है पाजेब, वो एक सफल कहानी है, एक मार्मिक कहानी है, एक शिक्षा देने वाली नहीं शिक्षाप्रद कहानी है, हृदय स्पर्शी यानी हृदय को छू लेने वाली कहानी है, प्रभावशाली कहानी। जब आप आशुतोष के बारे में सोचेंगे, छुन्नू के बारे में सोचेंगे, बंसी नौकर के बारे में सोचेंगे तो आपके मन में एक प्रकार से बंसी के और आशुतोष के या छुन्नू के प्रति आपको सहानुभूति उत्पन्न होगी कि अरे यार ये बालक कैसे चुराएगा, इसके प्रति क्यों ऐसा सोच रहे हैं, उसको मारा क्यों जा रहा है, उस पर प्रताड़ना क्यों दी जा रही है। तो इस तरीके से आप सोचेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आप कहानी ये ध्यान रखेंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जब आप कोर्स वगैरह ले लेंगे तो उसमें आपको सारा पीडीएफ ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने ये इसमें हिंदी कहानी में जैनेंद्र कुमार की कहानी पाजेब के बारे में समझा। ऐसे और कहानियाँ हैं, जैसे रोज़ कहानी के बारे में एक दिन मैं चर्चा कर दूंगा, और आपका जैसे एकांकी तमाम सारी है, दीपदान एकांकी के बारे में या अन्य एकांकियों के बारे में मैं चर्चा कर दूंगा। ठीक है, तो एकांकी, नाटक, निबंध जो कुछ भी है आपके पाठ्यक्रम में उनके बारे में चर्चा करूँगा। एक दिन मित्रता निबंध के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। मित्रता निबंध जो है उसमें बताऊँगा कि एक फ्रेंडशिप कैसे डेवलप की जाती है, मित्रता निबंध में आचार्य शुक्ल जी ने क्या बताया है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।